एनाबेला कम्स हॉरर। एनाबेला असल में एक डॉल का नाम था जो कि पोजेस्ड होती है और असल कहानी डोना के मुतालिक है। डोना एक स्टूडेंट नर्स थी और इसको एनाबेला 1970 में अपनी माँ की तरफ से एक गिफ्ट मिली थी। जब इस गुड़िया ने डोना और इसके रूममेट के सामने अजीब हरकतें शुरू की तो इन्होंने इसके बारे में जानना शुरू किया और इनको पता चला कि एनाबेला के अंदर असल में एक 7 साल बच्ची की रूह है जिसका नाम एनाबेला हाइजिन्स था। ये बच्ची खेत में मुर्दा हालत में पाई गई थी। इस बच्ची की रूह को रहने के लिए कोई जिस्म चाहिए था और इसी वजह से ये एनाबेला के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही डोना इस गुड़िया को अपने साथ लेके आई तो इस गुड़िया ने अजीब चीज़ें करना शुरू कर दी। कभी ये खुद ब खुद ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाती और इस गुड़िया ने डोना के दोस्तों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। जब सूरत हाल डोना के काबू में ना रही तो इसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉन्स को बुलाया। वॉन्स ने बताया कि इस गुड़िया के अंदर 7 साल बच्ची की रूह नहीं है बल्कि ये एक डीमन के कब्जे में है जो कि डोना को मारकर अपने साथ ले जाना चाहता था। गुड़िया के इरादे पता चलने के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉन्स ने इस गुड़िया पर एक्सोर्सिज्म करवाया। इसने एक पादरी को तलब किया जिसने एक्सोर्सिज्म करना था। जैसे ही गुड़िया पर एक्सोर्सिज्म किया गया तो वो नाकाम हो गया और जैसे ही गुड़िया को डोना अपने घर वापस लेके गई तो इसने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी। जब ये सब लोग मिलकर भी इस गुड़िया का कुछ भी नहीं कर पाए तो इसे वॉन्स के ओकल्ट म्यूजियम में रख दिया गया और आजकल ये वहीं पर मौजूद है और लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दी एमिटेबल हॉरर। एमिटेबल न्यूयॉर्क में वाक़या एक आम शहर था जब तक ये अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर नहीं हुआ। सबसे पहले 1970 में जे एंसन ने इस पर एक किताब लिखी जो कि यहाँ होने वाले अजीब वाक़ियात पर मुश्तमिल थी। ये किताब जो कि लुर्ड्स फैमिली पर होने वाले पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पर बनाई गई थी इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन गई। दी एमिटेबल हॉरर इसे लुर्ड्स फैमिली के साथ होने वाले वाक़ियात पर फिल्माई गई है। कहानी 1974 में नवंबर की एक रात को शुरू होती है जब जूनियर डेफियो रोनाल्ड ने अपनी फैमिली के 6 अफराद को पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के 13 माह बाद जॉर्ज लुर्ड्स अपने 13 फैमिली मेंबर के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ। कैथी लुर्ड्स जो कि जॉर्ज की बीवी थी सबसे पहले इसको इस घर में अजीब वाक़ियात होते दिखाई दिए। कैथी ने दावा किया कि इसको इस घर में कोई अनदेखी ताकत या किसी डीमन के होने का अजीब एहसास होता है और इसके साथ बेसमेंट में एक खुफिया कमरे का मिलना जो इन्होंने कभी नहीं देखा था। इसको सुर्ख दीवारों की वजह से बाद में रेड रूम का नाम दे दिया गया। इस घर के कुछ हिस्सों पर परफ्यूम की खुशबू आती रहती थी और अचानक से सर्दी का एहसास भी बढ़ने लगता था और घर की खिड़कियां और दरवाजे अजीब सी चीज से खराब हो गए थे। जब ये वाक़यात हद से बढ़ गए तो लुर्ड्स फैमिली ने अपना घर तब्दील कर लिया। ये फैमिली सिर्फ 28 दिन तक इस घर में टिक पाई थी। द एग्जॉर्सिस्ट। ये कहानी हंगलर फैमिली के गिर्द घूमती है। 1940 के आखिर में ये फैमिली सबर्बन वाशिंगटन डीसी में मौजूद थी। इसका 13 साल लड़का था जिसका नाम रोनाल्ड था जिसको रोनाल्डियो भी कहा जाता था। ये अपनी आंट हैरियट की वफात के बाद बहुत गमगीन था जिसने इसे बहुत कुछ सिखाया था जिसमें ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल भी शामिल था। जनवरी 1949 में रोनाल्ड के साथ अपनी आंट की वफात के बाद अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। इसे अपने कमरे में पुरस्कार आवाजें सुनाई देती थी और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इसके कमरे की चीजें भी खुद ब खुद हरकत करती थी। इसके अहले खाना ने हर मुमकिन कोशिश की, कभी से किसी डॉक्टर के पास लेके जाते और यहाँ कभी साइकोलॉजिस्ट के पास, मगर कुछ फायदा ना होता। फिर इनको मशवरा दिया गया कि इसे पादरी के पास ले जाया जाए। ये वहां के मुकामी पादरी एल्बर्ट ह्यूजिस के पास गए। इसने रोनाल्ड पर एक्सोर्सिज्म करने की इजाजत तलब की कि तब एक्सोर्सिज्म करना गैर कानूनी था। इसको इजाजत मिल गई और इसने रोनाल्ड पर एक्सोर्सिज्म भी किया, लेकिन इसे एक्सोर्सिज्म रोकना पड़ा जब रोनाल्ड इसके दौरान बेकाबू हो गया और इसने फादर पर अटैक कर दिया। कुछ दिन के बाद लड़के के जिस्म पर खरोंचे बनना शुरू हो गई और इन्हीं में लफ्ज लुइस लिखा हुआ था जो कि रोनाल्ड की माँ की तरफ इशारा था कि इनको एस्टे लुइस जाने की जरूरत है जहाँ इनके रिश्तेदार रहते हैं। लुइस में रोनाल्ड का एक कजन था जो कि एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था जिसने इनको पादरी एच वाटर के बारे में बताया। ये फैमिली इस फादर के पास गई और सारा मामला बताया। फादर ने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से मशवरा करके एक्सोर्सिज्म किया। यह सब लोग रवानो की रिहाइश पर जमा हुए और वहाँ एक्सोर्सिज्म की गई
और दोबारा वही चीजें होना शुरू हो गई जिससे पहली एक्सोर्सिज्म नाकाम हुई थी। इसके बाद रोनाल्ड की हालत और खराब होना शुरू हो गई। ये रात को चीखें मारने लगता, मुख्तलिफ आवाजों में बातें भी करने लग गया और जिस्म पर एक्स का निशान खरोंचों से बनना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि रोनाल्डो को 10 बदरूहों ने घेर रखा है। मार्च 20 को दोबारा एक्सोर्सिज्म की गई जिसका बहुत ही नुकसानदायक नतीजा निकला और बाद में रोनाल्ड को एशली लुइस के अस्पताल ले जाया गया। फिर 18 अप्रैल को इस फैमिली को एक मौजज़ा पेश आया। जब रोनाल्ड सुबह उठा तो ये अपने पूरे होशो हवास में था और इसने सिर्फ एक ही बात कही कि ये डीमन हमेशा इसके साथ रहेगा। इसको दोबारा फादर के पास ले जाया गया और फादर से जो कुछ मुमकिन हुआ उन्होंने वो किया। फादर ने सुबह को कुछ और एक्सपर्ट्स को बुलाया जिसमें माइकल भी शामिल थे और इन्होंने रोनाल्ड को इन बदरुओं से छुटकारा दिलाया। तब कहीं जाके इस फैमिली को सुकून मिला। दी पोजेशन। ये मूवी एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमती है और ये ऑब्जेक्ट डिबक बॉक्स है। इसके बारे में मशहूर है कि जो कोई भी इसको अपने पास रखता है इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। ये कहानी एक अलहदा हुए जोड़े की है जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और ये जोड़ा बारी बारी बच्चों को अपने पास रखते थे। जब जेफरी डेवन मॉर्गन अपने बच्चों को सेल यार्ड में ले जा रहा था तो इसका बेटा डिबक बॉक्स को उठा लेता है और इसकी बेटी भी इसमें दिलचस्पी लेती है। ये बॉक्स इस लड़की पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और इस लड़की को अजीब सी सरगोशियाँ सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ लड़की पुरस्कार तौर पर अजीब रवैया दिखाना शुरू कर देती है। ये लोग जब इस बॉक्स को खोलते हैं तो इसमें इनको अजीब चीज़ें मिलती हैं जिसमें एक दांत, एक मुर्दा कीड़ा और लकड़ी का मुजस्मा और अंगूठी शामिल होती है। ये लड़की इस डिब्बे को क्लासरूम में भी ले जाना शुरू कर देती है और अगर कोई इस डिब्बे को छीनने की कोशिश करता है तो ये लड़की इसको तशद्दुद की हद तक मारती है, जिस पर इसके पेरेंट्स को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है और प्रिंसिपल इनको कहती है कि इस लड़की को इस डिब्बे से दूर रखें। और इसी दिन ये डब्बा स्कूल में रह जाता है। जैसे ही टीचर इस डब्बे को देखती है और इस डब्बे से आने वाली आवाज़ों का पता चलाने के लिए इसे खोलने की कोशिश करती है तो एक जोरदार झटके से खिड़की से बाहर जा गिरी। ये लड़की अपने वालिदैन को बताती है कि इसे एक औरत नजर आती है जो इसे कहती है कि मैं बहुत खास हूँ। और ये वही रूह होती है जो इस डब्बे से बाहर निकलकर इस लड़की को पोजेस कर रही होती है। इस लड़की पर एक्सोर्सिज्म करवाया जाता है और ये रूह वापस से डिबक बॉक्स में चली जाती है और इसकी वजह से इस लड़की की जान इस रूह से छूट जाती है। द कंज्यूरिंग। ये कहानी एड और लोरियन के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पर बनाई गई है। एडवर्ड जो कि दूसरी आलमी जंग में भी हिस्सा ले चुका है और वो माजी में एक पुलिस ऑफिसर भी रह चुका था। ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और इसकी बीवी को डीमन के साथ बात करने की अहलियत मौजूद थी। 1952 में इन्होंने न्यू इंग्लैंड में सबसे ओल्डेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप बनाया। द कंज्यूरिंग की असल कहानी पैरन फैमिली पर फिल्माई गई थी। 1971 में पैरन फैमिली रोहोडो आइलैंड के 14 कमरे वाले फार्म हाउस में शिफ्ट हुई जो कि हैरिसवेल में मौजूद था। यहाँ कैरोलाइन, रोजर और इनकी 5 बेटियों ने मुंतकिल होते साथ ही पुरअसरार वाक़ियात के होने का इंकशाफ किया था। कैरोलाइन को चीज़ें खुद ब खुद हिलती दिखाई देती थी और कभी इनको सरगोशियाँ भी सुनाई देती थी। इसके बाद लड़कियों को घर के इर्द गिर्द स्पिरिट्स नज़र आना शुरू हो गई जिनमें ज़्यादातर तो नुकसानदा नहीं थी मगर कुछ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। जब कैरोलाइन ने इस घर की तारीख को जांचना शुरू किया तो इसको मालूम हुआ कि ये घर 8 नस्लों से एक ही खानदान के पास रहा है और इनमें बहुत से पुरअसरार तरीके से मर गए थे। बहुत से बच्चे करीबी नाली में डूब चुके थे और कुछ ने तो खुद को लटका कर मार लिया था। 5 लड़कियों में सबसे बड़ी ने बताया कि यहाँ जो भी स्पिरिट रहती थी इसने खुद को इस घर की मालकन समझा हुआ था और इसी वजह से वो हमारे यहाँ आने पर नाखुश थी। इनको मालूम हुआ कि घर में बादशेबा 1800 की दहाई में रहती थी जो कि पड़ोसियों के बच्चों को कत्ल करती थी या इसमें मुलविस रहती थी और वह शैतान की पूजा करती थी। ये फैमिली 10 साल से भी ज़्यादा अरसा इस घर में रही और इसी दौरान वांस और लोरियन अदीद मरतबा इसके घर का दौरा करने आते और एक मरतबा तो लोरियन ने इस पेड़ से रब्ता किया तो अचानक कैरोलाइन पैरन अपनी चेयर से हवा में फ्लोट करने लगी। इन पर वांस ने एक्सोर्सिज्म भी की मगर इसका कोई फ़ायदा न हुआ और इस फैमिली को इस स्पिरिट के साथ रहना पड़ा अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। 1980 में जब ये लोग घर तब्दील करने के काबिल हो गए तब कहीं जाकर ये स्पिरिट्स खामोश हुए।